प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास भीनमाल राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जिस तरीके से भागवत कथा कब आरंभ होगी, यात्रा कब आरंभ किया जाए, गर्भाधान कब करना श्रेष्ठ होगा, यज्ञ और आहुति के विधान क्या हैं, समाज का और आपके जीवन का कौन सा ऐसा कृत्य आपके संस्कार कब योग्य होंगे आप संस्कार करने के, यज्ञोपवीत ही मान लेते हैं। इन सबको कौन बताता है? इन सबको हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। वेदों को कब प्रकट किया जाए, शिक्षा कब आरंभ की जाए, बारिश कब होगी तो सही होगी, अन्यथा फसलों को नुकसान पहुंचेगा। विचार करिए, नदियों में कब स्नान नहीं करना है और कब स्नान निश्चित रूप से करना है। गुरुजी आपको वेदों का पाठ कब पढ़ाना शुरू करेंगे, कब बिल्कुल ही वेद नहीं पढ़े जाएंगे, कर्मकांड कब शुरू होगा, मित्रता कैसी रहेगी, व्यापार किसके साथ किया जाए, चाचा चाची, ताया ताऊ, मामा मामी, नाना नानी, ये संबंधी किस तरीके से आपके साथ जीवन में बदलने वाले हैं। पार्टनरशिप में व्यापार अगर कर रहे हैं तो किन बातों का सावधानी रखना आवश्यक है। इसके साथ स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा और क्यों खराब हो रहा है। बार बार एक ही चीज़ का ऑपरेशन क्यों करना पड़ता है, और ऑपरेशन होता भी है तो सफल क्यों नहीं होता। विचार करके देखिए कि आप एक दशा काल में खूब धनवान बने थे, खूब पैसा बरस के छप्पर पहाड़ आया था, अगली दशा बदलती है, फिर आपका कारोबार बिल्कुल ही मंद और शांत हो जाता है, फिर आप ऋण में चले जाते हैं। शहर दर शहर बदलते रहते हैं, नौकरी बदलती रहती है, व्यापार बदलता रहता है, फिर भी जीवन का 80 साल इसी क्षेत्र में बीत जाता है। ओह, क्या ही किया जाए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? हमारा ज्योतिष शास्त्र देता है। भगवान को ये बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र में शास्त्रकार लिखते हैं कि परमात्मा को ये बताया जाता है कि अब आप करवट बदलिए, अब आप सो जाइए, है ना। तो भगवान को ऐसे ये सब कौन बताएगा? ये सब हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। इस वजह से इस विषय पे विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये आपका मार्गदर्शन करता है। और आपको कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, चुपचाप मेहनत करते रहो, वो वस्तुतः सिर्फ आपसे कहते हैं, करते वो भी उसी के हिसाब से हैं जो ज्योतिषी उनको कहता है। आपको वो सफल होते नहीं देखना चाहते हैं शायद, या फिर उनकी हाजिर जवाबी कुतर्क की पद्धति ऐसी है कि आपको इस महान ज्योतिष शास्त्र से अलग थलग कर देना चाहते हैं। वो आपको आपके अंदर छुपे हुए धर्म के बीज का अंकुरण नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। आपको आपकी पद्धति समझ में आती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीवन जीना है, पद्धति क्या है। अगर हम प्रत्येक दिन अपने घर की सफाई करेंगे तो कौन सा ग्रह प्रसन्न होगा, और अगर गंदा रहेंगे तो कौन सी देवता, कौन सी देवी और कौन से देवता अप्रसन्न होंगे, है ना। यात्रा कब किया जाए कि परीक्षा में सफलता मिले। जिस क्षेत्र में नौकरी की कोशिश कर रहे हैं वो क्षेत्र आपके लिए है भी कि नहीं है। सवाल उठता है, क्यों एक बार में सफल नहीं हुए, बार बार असफल हो रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे अंकों से, बहुत निम्न अंकों से असफल क्यों हो रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? इस प्रश्न का उत्तर ज्योतिष शास्त्र देता है। इस वजह से निश्चित रूप से अपनी कुंडली पे अध्ययन आवश्यक होता है ना। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा मेरे पास फोन आता है, जब पंडित जी मैं तो दिखाना चाहती हूँ पर मेरे घर के लोग नहीं चाहते, वो डरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पंडित जी कुछ भी बुरा मत बता देना, क्योंकि उन्हें डरा दिया गया है। पर यह विषय आपका संगी है। आपकी जिस तरीके से आपके माता पिता आपका अहित नहीं चाहते, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र आपका अहित नहीं करता। ये ग्रह भगवान है, भगवान है, और ईश्वर कभी किसी का बुरा चाहते नहीं है, कभी भी नहीं। वो तो रावण के भी ऊपर मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे। देखो ना, मेरे ही संतान, मैं परमात्मा हूं, मुझसे सारी सृष्टि का आरंभ हुआ है, और मात्र इसको वरदान मिला है, और इसी वरदान पे ये कितना इतला रहा है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष आदि, रावण आदि जितने भी हुए सब
मेरे ही द्वारा सृष्टि में उत्पन्न ब्रह्मा जी से इसने वरदान प्राप्त किया और मुझे ही चुनौती दे रहा है। तो भगवान इस पे हंस देते हैं, और हंसते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, तो माया बन जाती है। भगवान की मुस्कुराहट ही उनकी माया है। इतना सुंदर हंसते हैं कि माया बन जाती है, आप उसमें उलझ जाते हैं। इस वजह से इस विषय को समझिए, इस विषय में रुचि पैदा करिए। हाँ, पर निश्चित रूप से बहुत सटीकता के साथ, क्योंकि ये गणना का विषय है, ये प्रयोगशाला का विषय है। आपने थोड़ा सा भी H2SO4 में थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा कुछ मिलाया तो विस्फोट संभव है। हो सकता है कि विस्फोट हो जाए, फिर गड़बड़ी पैदा होगी। और यही जो अनुपात और अनुपातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसी वजह से लोग कहते हैं कि ज्योतिष में कुछ नहीं रखा, मैंने तो इतने उपाय किए पर कुछ नहीं बना, उन्होंने तो ये कहा था पर हुआ उल्टा। तो ये अनुपात का विशेष ध्यान नहीं रखा गया, इस वजह से फॉर्मूला सेट गलत हुआ और परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। बात है कि नहीं है? वृक्ष के सारे फल एक जैसे कभी कभी नहीं होते, अलग अलग आकार के हो जाते हैं। कुछ खट्टा हो जाता है, कुछ मीठा हो जाता है। एक ऐसा वृक्ष है जिसके सारे फल ही मीठे हैं, एक ऐसा वृक्ष है जिसके छोटे छोटे फल होते हैं, उसी समय वो पक जाते हैं। एक ऐसा वृक्ष है जो हरा है देखने में पर फिर भी वो पका हुआ है और फिर भी मीठा है। एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल बिल्कुल ही खट्टे नहीं हैं, और एक ऐसा है जिसके सारे फल खट्टे हैं। ये कहाँ से, ये विविधता कहाँ से आती है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपके जीवन में जो विविधता है, इसके सारे प्रश्न के उत्तर ज्योतिष शास्त्र में आपकी कुंडली के अध्ययन से समझ में आती है। आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर के आज की कुंडली का अध्ययन। और सबसे पहले करेंगे इनकी जन्म कुंडली के पंचांग का अध्ययन। जहाँ जन्म हुआ है जातक का ज्येष्ठ माह में, ज्येष्ठ माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो अपने घर से दूर जाकर सफल होते हैं। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण में, तो ग्रीष्म ऋतु में जन्मे जो लोग होते हैं उनमें पेशेंस लेवल बहुत ऊंचे लेवल का होता है, उनकी सहन शक्ति बड़ी ऊंची और अच्छी होती है, सहते बहुत हैं। और इतना ही, उनको क्रोध को कैसे समायोजन उनको कैसे करना है, उस क्रोध का कैसे समायोजन करना है, ये भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। धन कैसे बचाना है, धन कहाँ से कमाना है, कितना दिमाग लगाऊंगा तो धन आएगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्येष्ठ माह ग्रीष्म ऋतु में जन्मे लोगों के पास होता है। उत्तरायण में जन्मे हैं तो सारे के सारे शुभग्रह बलवान हो गए। इसका प्रतिफल होगा कि व्यक्ति सकारात्मक विचारों के साथ यात्रा आरंभ करेगा। आगे बढ़ के बात करेंगे। जन्म हुआ है मंगलवार को, और इस कुंडली के मंगलवार यानी कि वार के अधिपति मंगल एकादशवें भाव में भाग्य भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, और पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है, यानी कि नवम और पंचम इन दोनों भावों का संबंध एकादशवें भाव से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की ऊंचाई। यहाँ पे जो मंगल बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली में दशम स्थान में दिग्बली, जहाँ बैठे हैं उस भाव का स्वामी उन्हें देख रहा है। और यहाँ पे मंगल सप्तम भाव के स्वामी होकर के स्वग्रही हैं, स्वयं के रोजगार के प्रति भी व्यक्ति की दिलचस्पी बना रहे हैं। जबकि गुरु और मंगल जैसे दो परम मित्र एक साथ बैठ करके व्यक्ति के कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब वो कैपेसिटी उसके सहन मतलब वो जो क्षमता है वो धर्म को समझने की है, अपनी बात को रखने की है, समस्या को समझना, स्वीकार करना, चुनौतियों को स्वीकार करना, कैसे अपनी बात को किस तरीके से उपस्थित रखना है अपने आप को समाज में, इन सभी चीज़ों में जो ज्ञान है वो गुरु मंगल दे रहे हैं। गुरु इस कुंडली के नवम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो एक पक्ष ये भी होगा कि व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये बड़ी गहरी बात है। नवम भाव का संबंध जब कभी भी पंचम भाव से होगा तो व्यक्ति अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करता है या अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से अभिषिक्त होता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को व्यापारी बनाते हैं या धन को कई बार एक जैसा नहीं आने देते, इस वजह से कि चंद्रमा यहाँ पापक होते हैं और वो चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होकर के उच्च के बैठे हैं, लेकिन नज़दीक हैं, काफ़ी नज़दीक हैं। सूर्य और चंद्रमा में अंश बल की दूरी ऐसी है कि चंद्रमा 29 अंश के हैं और सूर्य 26 अंश के हैं, तो एकदम बिल्कुल प्रतिपदा का अंतर होगा। तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा होंगे, तो इस वजह से यहाँ ये पापक होंगे। लेकिन उच्च के बैठे हैं तो विदेश भाव का स्वामी उच्च का बैठा और 12वें भाव में बैठे हैं दशम स्थान के स्वामी, तो इस वजह से विदेश घर से दूर, ज्येष्ठ माह में भी उधर आ रही थी यही बात, और यहाँ भी विदेश से बाहर जाकर बाहर से धन कमाने का योग बनेगा।
और दशम स्थान बहुत ज़्यादा बलवान है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर करियर में कन्फ्यूज़न है तो सिर्फ इतना के कारण, और अगर करियर मजबूत है, स्टैब्लिश है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय या झंझट नहीं है, तो इसी के कारण होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता चतुर्थ स्थान के केतु देते हैं। यहाँ पे मंगल और केतु बैठे हैं। यहाँ मंगल और केतु लग्न में गुरु अष्टम भाव के स्वामी होकर के, यहाँ लग्न के अधिपति दशम स्थान में दिग्बली हैं। यहाँ जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठ गए। यहाँ 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में 12वें भाव को देख लिए। और जरा ध्यान से देखिए तो एक पक्ष जो निकल रहा है क्या कि दशम स्थान के स्वामी का संबंध लग्न से, ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात है। दशम स्थान के स्वामी का संबंध लग्न से, लग्न के स्वामी दशम स्थान में, और दशम स्थान के स्वामी का संबंध दशम स्थान से, और लग्न के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के भाग्य से। अब यहाँ पे तो थोड़ी बहुत कमजोरी बन रही है, मतलब सीधा संबंध नहीं बन रहा है, पर दशम स्थान के स्वामी शनि हैं, यहाँ से बैठ करके यहाँ देख लिए। लग्न में दशम स्थान के स्वामी बैठ गए, लग्न के स्वामी दशम स्थान में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति करियर ओरिएंटेशन में आगे है, करियर का ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा उसके पास है, वो मतलब करियर ओरिएंटेड है, वर्कहलिक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। काम के पीछे भागना, कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना, निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, इस तरीके का बल जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि देते हुए नजर आएंगे। इसका अर्थ होगा कि चूंकि इन ग्रहों का संबंध दशम स्थान से बन रहा है, तो व्यक्ति एक तरफ जहां स्वतंत्र व्यवसाय की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी विषय को लेकर के चिंतित है तो वो सिर्फ उसका करियर है। सामाजिक प्रभाव कैसे बढ़ाया जाए, बात है ना। मृगशिरा नक्षत्र, वैसे तो ये मंगल का नक्षत्र होता है, पर इसके स्वामी चंद्रमा है, तो ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप भृंगराज की जड़ गले में धारण करना चाहिए, और जल की बर्बादी कम करनी चाहिए। सहतूत के वृक्ष, अंगूर के पौधे, साथ ही साथ अशोक और पीपल, जामुन के पौधे निश्चित रूप से लगाने चाहिए। केले के पौधे भी लगा सकते हैं। तुलसी का बिरवा घर में तैयार करें, तुलसी की माला धारण करें, सूर्य को नित्य अर्घ दें, और गुरु दीक्षा से युक्त होकर के अपने गुरु मंत्र का नित्य जप करें। गाय की सेवा, गाय की शुश्रूषा ये आवश्यक रूप से करनी होगी। साथ ही साथ मोती भी धारण कर सकते हैं, माणिक भी धारण कर सकते हैं। सोमवार का दिन, रविवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र मृगशिरा में दान कर सकते हैं। सारे के सारे ग्रह मृगशिरा में बैठे हैं, ये भी अच्छी बात है, पर मंगल जन्म कुंडली में आर्द्रा में और चंद्रमा उच्च के। अब जरा विचार करिए तो चंद्रमा बैठे हैं मृगशिरा में और मंगल बैठ गए नीचा विलासी, तो निर्णय भी अब गड़बड़ होने के योग बनेंगे, क्योंकि अष्टम स्थान 8वीं दृष्टि जन्म कुंडली में मंगल की 6वें भाव पे जाएगी, उच्च की। और इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली के दशम स्थान में, कारोबार में व्यक्ति अपने पूर्वजों के कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। और दूसरा, कारोबार में थोड़े बहुत कंफ्यूजन भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में राहु और सूर्य के साथ हैं। हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत भ्रम यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन दशमांशा चक्र में गुरु, राहु और केतु के संपर्क में, और यहाँ दशम स्थान के अधिपति लग्न में, जिनके ठीक पीछे एक घर्षण दिख रहा है शनि और सूर्य का। इस वजह से करियर में कभी कभी जो भ्रम पैदा होगा वो इसी चंद्रमा के कारण और यहाँ पे इतने सारे ग्रहों के कारण देखने को मिल रहा है। जाकि साथ ही साथ 6वें भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना और चतुर्थ भाव को देखना माता को रोग या शोक या कई बार घर परिवार में छोटे मोटे कलह के वातावरण या एक पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं, शूल योग में जन्मे हैं, इस वजह से एक ऐसा कोई समस्या, ऐसी कोई समस्या रहे जीवन में जिसको आप कभी भुला ना पाएं, या उसका दंश आपको जीवन भर झेलना पड़े। वैश्यवर्ण और देवगण है, इस वजह से रजस तत्व और सत्व तत्व की अधिकता रहेगी। व्यक्ति राजसिक सुखों का भोगता है और बनना चाहता है। इतने के बाद आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा को बलवान करना होगा अपने नियमित दिनचर्या का पालन करके। सूर्य की ये कुंडली है और शुक्र की कुंडली है। सूर्य और शुक्र और मंगल से प्रभावित ये कुंडली है। सूर्य लग्नेश, चंद्रमा वृष राशि में, तो शुक्र उसके अधिपति हो गए, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी मंगल, यानी कि 3 ग्रह इस कुंडली को प्रभावित ज्यादा करेंगे। मंगल जहां निर्णय गलत दिलवा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन का योग बता रहे हैं कि मतलब परिवर्तन करो, बदलते रहो, और लग्नेश जन्म कुंडली के दशम स्थान में जो आपको कारोबार की तरफ झोंक देने का काम करते हैं। बाकी चीजें और भी बताऊंगा। अब इस बात पे चर्चा होगी कि कौन से ग्रह किस राशि में और किस नक्षत्र पे बैठे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मूल विषय। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति होते हैं और जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं। यहाँ वो मजबूती से परिणाम करेंगे और 26 अंश के साथ बैठे हैं अपने मित्र के नक्षत्र में। इस वजह से एनर्जी अच्छी है उनकी।
अच्छा साउंड करेंगे। नवमांस चक्र के आधार पर भी वो आपकी कुंडली में लाभ देने की स्थिति में ही बन रहे हैं, जबकि दशमांसा चक्र में भी वो धनदायक ही बन रहे हैं, थोड़े बहुत मानसिक चिंताओं के साथ। सूर्य के बाद चंद्रमा की अगर बात करते हैं तो चंद्रमा 29 अंश के साथ आत्मकारक ग्रह बने हुए हैं। नवांश कुंडली में वो कन्या राशि में बैठ रहे हैं, वहां भी वो यश मान पद प्रतिष्ठा ही दे रहे हैं। छोटी मोटी बीमारियां दे सकते हैं, पर वैसे प्रेम और दाम्पत्य अच्छा रहेगा। उस चंद्रमा के ऊपर नवांश कुंडली में मंगल और गुरु का प्रभाव, बुध का प्रभाव है, इस वजह से दाम्पत्य अच्छा रहेगा और संतान भी अच्छी होगी। दशमांसा चक्र के आधार पर भी वो आपकी कुंडली में आपके काम को आगे बढ़ाने की स्थिति में है। चंद्रमा आत्मकारक ग्रह हैं, नवांश कुंडली में गुरु से दृष्ट हैं, उनसे त्रिकोण में बुध और गुरु जैसे दो शुभ ग्रह बने हैं। इस वजह से चंद्रमा की दशा इस कुंडली की अच्छी दशाओं में से एक रहेगी, जो आपके व्यापार और आपकी सामाजिक स्थिति को बढ़ाएगी। मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं 15 हंस के साथ आर्द्रा नक्षत्र में, और गुरु के संग बैठे हैं मित्र के साथ, जबकि नवमांस चक्र में वो मंगल कुंभ राशि में बैठ रहे हैं और दशमांसा चक्र में स्वग्रही हो रहे हैं सप्तम भाव के स्वामी होकर के। तो मंगल की दशा भी धन मान पद प्रतिष्ठा यश मान बढ़ाने वाली और आपके स्वतंत्र कारोबार में लाभ देने वाली बनेगी। मंगल की दृष्टि धन भाव पे, धन को लेकर के थोड़ा बहुत इरिटेशन, पंचम भाव पे शिक्षकीय गुण और छठे स्थान पे आपकी समस्या से निपटने में आपकी मदद करेंगे। बुधदेव आपकी कुंडली में लाभ और धन भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में पिता की संपत्ति का लाभ देंगे। 7 अंश पे बैठे हैं कृतिका नक्षत्र में, इस वजह से व्यक्ति के पास चरित्र का बल रहेगा, कृतज्ञता रहेगी। बुध नवमांस चक्र में मीन राशि में जा रहे हैं और ये अपनी दशा काल में फिर भी आपको लाभ देंगे, जिनका नीच भंग देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आकर कर रहे हैं। गुरु जो कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं, मंगल से दृष्ट हैं, इस कारण से यहाँ भी गुरु का प्रभाव ठीक रहेगा। तो बुधदेव भी आपकी कुंडली में दशमांसा चक्र में लगभग छोटी मोटी परेशानियों के साथ लेकिन लाभ तो दे ही देंगे, और वहाँ व्यापार का 100% सुख देने वाले बनेंगे। यहाँ ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ बुध कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र में गुरु आ रहे हैं और साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि है। जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह शनि आपकी कुंडली के भाग्य भाव को देख रहा है। जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में बैठे हैं, और जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के चतुर्थ में। ये केंद्र त्रिकोण का योग बहुत अच्छा होगा शनि के कारण, और ये पंचमेश का पंचम भाव को देखना बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो एकादशवें 12वें भाव में बैठे हैं, और यहाँ पे नवम भाव के स्वामी पे उनकी दृष्टि है। यहाँ भी एक अच्छी स्थिति बने। पंचम नवम का संबंध, हर जगह आपका भाग्य आपके साथ खड़ा है। अब बात देवगुरु बृहस्पति की करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 24 अंश के साथ बैठे हैं, 47 कला पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से कोई डरने की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की दशा कई बार थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे परिणाम भी कर सकती है। वो हो सकता है कि अपनी दशा काल में थोड़ा व्यय करें, क्योंकि नवमांस कुंडली में शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, इस वजह से उनको थोड़ा घर्षण भी मिलेगा। जबकि दशमांसा चक्र के आधार पर देवगुरु बृहस्पति थोड़ी बहुत चिंता वहां भी देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां भी उनके पास कोई अच्छा सा वातावरण नहीं मिल रहा है। शुक्रदेव के बारे में अगर बात करेंगे तो शुक्रदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं चंद्रमा के साथ, 2 शुभ ग्रह का परिवर्तन। नवांश कुंडली में भी वर्गोत्तम है। तो क्या कहा शास्त्र में, यहाँ भी 4 नंबर में, यहाँ भी 4 नंबर में। तो शास्त्रकार लिखते हैं, श्लोक है व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवांसकास्तु। ग्रह वर्गोत्तम है, इस वजह से देगा। और 100% आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होकर के 12 में हैं। मंगल थोड़े कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से अगर पराक्रम सही जगह पे लगाएंगे तो ठीक होगा। मेहनत करने से पहले, दिशा का चयन करने से पहले, विचार बनाने से पहले और उद्यम करने से पहले थोड़ा बहुत विचार भी कर लेना चाहिए। धन लगाने से पहले, धन देने से पहले, मैत्री करने से पहले, भवन के लिए पैसे देने से पहले, गाड़ी के लिए बुकिंग करने से पहले, साथ ही साथ विवाह करने से पहले हम अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से उसका व्यवस्था करेंगे, उसकी व्यवस्थापन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये गड़बड़ी कई बार हो सकती है, नेत्रों की समस्या हो सकती है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, उद्वेलित विचारों वाले हो सकते हैं, जल्दबाजीपन की प्रक्रिया के कारण काम नुकसान हो सकता है, वीर्य क्षय हो सकता है, जठराग्नि कमजोर हो सकती है, पैरों के तलवे से पसीने, हाथों की हथेलियों से पसीने आने का खतरा, नेत्र से आंखों से पानी आने का भय, ये सब रहता है।
शुक्रदेव के बाद शनिदेव की बात करेंगे। शनि आपकी कुंडली में 24 अंश के साथ बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र में। नवांश चक्र के आधार पर वो आपकी कुंडली में संपत्ति जोड़ने वाले बन रहे हैं, क्योंकि योग कारक हैं और केंद्र में बैठे हैं। शनि का बल बढ़ रहा है। चतुर्थ स्थान से राहु का संबंध, चतुर्थ स्थान से राहु का संबंध, एकादशवें भाव के संबंध में मंगल का संबंध, पंचम भाव से चतुर्थ भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी एकादश में बैठकर पंचम को देख रहे हैं। ये व्यक्ति की कुंडली में यहाँ भी दृष्टि का अच्छा संबंध बन रहा है। इसका अर्थ होगा कि शुक्र के बाद शनिदेव आपकी कुंडली में लाभ देंगे। नवांश चक्र के बाद दशमांशा चक्र में भी वो ग्रह आपकी कुंडली में यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने के साथ साथ आपके अनुशासन की वृद्धि करने वाला ही बन रहा है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर शनि की 7वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि। तो जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर गुरु और शनि का प्रभाव, यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी पर भी कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव है और गुरु का प्रभाव है। तो सप्तम भाव हर जगह गुरु से प्रभावित है, इस वजह से इस कुंडली में विवाह टूटने का कोई खतरा नहीं है। नवांश कुंडली के 6वें भाव के स्वामी का शुभ ग्रह की राशि में बैठना, जन्म कुंडली के पंचम भाव पे बुध, चंद्रमा और गुरु का प्रभाव, संतान का सुख, दाम्पत्य का सुख, विवाह का बहुत अच्छा नेचर, ये सारी चीजें आपके नवांश चक्र से मिल रही हैं। क्लियर है? तो अब मैंने इतनी बात बताई शुक्र के बाद, अब शनिदेव की बात हो गई। चर्चा राहु की कर लेते हैं। तो दशम स्थान में बैठे हैं, यहां भी एक सिद्धांत है। क्या कहा? सिद्धांत कर लें कि केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थितः सतोषतः शुभाचांतर दशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदान राम। अगर जन्म कुंडली में राहु केंद्र में हो, राहु केंद्र में हो और राहु जन्म कुंडली में, यहाँ सिंह के हैं, सिंह के राहु खराब नहीं होते, कर्म क्षेत्र के लिए तो विशेष होते हैं। तो यहाँ पे राहु का प्रभाव भी आपकी कुंडली में अच्छा बनेगा। राहु 23 अंश के बैठे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में है, जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह के नक्षत्र में है और सारे के सारे पापक ग्रहों के संपर्क में है। कैसे? चंद्रमा पक्षबल से कमजोर, सूर्य दशम स्थान में क्रूर ग्रह, शनि पापक ग्रह, बुध चूंकि पापक ग्रह के संपर्क में तो पापक ये भी हो जाएंगे। तो सारे के सारे पापक ग्रहों का संबंध जन्म कुंडली के दशम स्थान से है। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के दशम स्थान से अगर शनि मंगल राहु केतु सारे के सारे पापक ग्रह बन करके दशम स्थान में बैठते हो तो आपको निश्चित रूप से अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। तो इस फेज में मैंने आपसे इस बात पे चर्चा की कि ग्रह कौन से नक्षत्र में हैं, कितने अंश पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। इस फेज में एक बात और भी बता दूं, चंद्रमा योग कारक हैं, आत्मकारक हैं। योग कारक इस कुंडली के लिए मंगल और गुरु होते हैं। मंगल इस कुंडली के चतुर्थ और नवम के स्वामी होकर के प्रधान योग कारक होंगे। गुरु पंचम के साथ साथ अष्टम के स्वामी हैं, कभी कभी उटपटे परिणाम भी देंगे। इस कुंडली के लिए मारक होंगे शनिदेव, क्योंकि सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। इस कुंडली में दूसरे मारक के रूप में परिणाम देंगे, कई बार शनि ही प्रधान मारक बनेंगे। बाकी तो ऐसे इस कुंडली में राहु कभी कभी परिणाम मारक का देंगे। इतनी बात है। मंगल द्वितीय भाव पे देख रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात मारक वाली नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको राहु और शनि की दशा में सावधान रहना होगा। नवमांश कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह है वो कन्या राशि में बैठे हैं और जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति इन्हें देख रहा है। ये अच्छी बात है। इस वजह से चंद्रमा और बुध दोनों ही सज गए। यहाँ पे जन्म कुंडली में गुरु लाभ में बैठे हैं और यहाँ वो जन्म कुंडली में लाभेश होकर लग्न में बैठे हैं। यहाँ जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो दशम स्थान के स्वामी होकर बैठे हैं, जबकि एकादशवें भाव के स्वामी होकर के सूर्य देव धन का संबंध बना रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात ही होती है। कुल मिलाकर के कुंडली में धन, राजनीति, बिजनेस ये 100% बना हुआ है। धन भी 100% है, व्यापार भी 100% है और व्यापार के साथ साथ राजनीति का भी योग 100% बना हुआ है। अब मैं आपकी कुंडली के अष्टक वर्ग से आपका परिचय कराता हूँ। अब अगर हम अष्टक वर्ग की बात करेंगे तो हमें हमारे व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता है। हम अपने ऊपर काम करेंगे। दूसरा, हम अपनी वाणी पे भी काम करेंगे, अपनी पैतृक संपत्ति को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उससे संबंधित जितने भी मतभेद होंगे उसको क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे। संपत्ति में कैसे वृद्धि होगी इस पे भी हमें दिमाग लगाना है। हम एक काम को कितने तरीके से कर सकते हैं, हम अपने पैतृक संपत्ति की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कुटुंब से हमारा मतभेद कितना निम्नता को प्राप्त करे, न्यूनता को प्राप्त करे, कम प्राप्त हो कि उसमें कुटुंब से कोई मतभेद ना हो। पराक्रम हमारा 100% बहुत अच्छा है, बस हमें निद्रा अच्छी लेनी है, कंसंट्रेशन पे काम करना है, लगातार काम करना है, माता के साथ संबंध अच्छे रखने हैं और अपने घर की सफाई खुद से करनी है। इसके साथ साथ हमारी विद्या, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक 100% ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर विवाह और प्रेम के मामले में सावधान रहना होगा।
इसके साथ साथ नौकरी और व्यापार दोनों में से नौकरी पहले, व्यापार दूसरे नंबर पे। पर प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा, सरकारी नौकरी से ज़्यादा इस कुंडली में प्राइवेट नौकरी के योग बने हुए हैं। इस कुंडली के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो व्यापार के भी योग बने हैं। आप अपने पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, पिता के कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। कंसंट्रेशन 100% अच्छा, मोक्ष की गति है और व्यक्ति के विचार बहुत ही शुद्ध हैं। भाग्य का बल इस कुंडली में सामान्यतः थोड़ा कमजोर हो रहा है। कई बार शास्त्रकार लिखते हैं कि भाग्य भाव का स्वामी जब कभी भी त्रिषडाय यानी कि तीसरा, छठा, एकादशवां आदि इन भावों में बैठ जाता है तो कई बार वो भाग्य की चिंता देता है। इस वजह से बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। नित्य मंदिर का दर्शन इस कुंडली को नया बल प्रदान करेगा। सामाजिकता इस कुंडली की 100% अच्छी है, इसमें कहीं भी कोई चिंता की बात नहीं है। प्राप्त आप हर वो वस्तु कर लेंगे जिसके लिए आप यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ आपकी कुंडली में ऋण में जाना नुकसान कर सकता है, ऋण का लेन देन नुकसान कर सकता है और किसी पे जल्दी विश्वास करना भी नुकसान कर सकता है। तो ये आपकी कुंडली का अष्टक वर्ग है। इसी सेशन में मैं आपको ये बता देता हूं, संतान का सुख इस कुंडली में 100%, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बुध के साथ शुक्र और शनि की दशा संतान प्राप्त करवाएगी, मंगल भी संतान देने में सहायता करेंगे। चंद्रमा, सूर्य, शनि और मंगल ये ग्रह अपना संपूर्ण परिणाम देने वाले बनेंगे आपको। इसके साथ इस कुंडली में भाई बहन आदि का सुख भी सामान्यतः ठीक ठाक है, थोड़े बहुत घर्षण के साथ। पर इस कुंडली में अरिष्ट चक्र के आधार पर राहु, केतु, शनि और बुध की दशा के साथ चंद्रमा की दशा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकती है, जिसमें मानसिक भ्रम, मानसिक चिंताएं, अतिरिक्त व्यय और इम्यून का गड़बड़ होना, वात पित्त कफ का परेशान होना भी नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं माता और पिता के बारे में कह दूं तो कई बार पिता से मतभेद दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रेम कभी कभी कमजोर दिखाई दे रहा है। वैसे इस कुंडली में प्रेम तो दोनों का है पर थोड़ा बहुत पिता का कमजोर दिखाई दे रहा है। शनि, राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा की दशा मेहनत करके धन देगी। अगर आप इस दशा काल में ये सोचते हैं कि बैठे बैठे धन मिलेगा तो शायद असंभव है। पर वहीं मंगल, शुक्र, बुध और गुरु की दशा 100% आपके भाग्य को सपोर्ट करेगी और आपको इत्मीनान दिलाएगी, लाभ देगी। रत्न मैंने पूर्व में बता रखा है। 100% ग्रहों के फल में इस बात को समझते हैं कि कौन कितना प्रतिशत फल कथन में है। तो सूर्य और चंद्रमा 25% का परिणाम कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें दोनों प्रकाशक ग्रह को साधने की आवश्यकता है और वो एक चीज से सधेंगे कि हमारी दिनचर्या नियमित हो। दूसरे मंगल 100%, बुध 25% से थोड़े कम, देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव भी 25% से कम परिणाम कर रहे हैं, जबकि शनि, राहु और केतु 50% के करीब का परिणाम देंगे। धन योग की बात अगर मैं आपकी कुंडली में करता हूं तो लग्न के अधिपति का दशम स्थान में बैठना लक्ष्मी योग है जो धन देता है। धन भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना आपको कारोबार देता है। तृतीय भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठना मेहनत करने पर विवश करता है। चतुर्थ भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना महालाभकारी योग होता है जो अपनी दशा काल में लाभ देगा। पंचमेश का एकादशवें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखना, ये भी एक अच्छा लाभ योग बनेगा, धन योग बनेगा। छठवें और सातवें भाव के स्वामी होकर के इन भावों से पंचम या चतुर्थ में बैठना दाम्पत्य को एक अच्छा नेचर देता है, पर कई बार वहाँ पे थोड़े बहुत घर्षण भी दिखाई देते हैं नेचर के हिसाब से। अष्टम स्थान के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना, कम पैसों पर मेहनत करना और कई बार गुरु अपनी अंतिम चरण में थोड़े बहुत संघर्ष की स्थिति को भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था। एकादशवें भाव के स्वामी का लाभ में बैठना भाग्य में संघर्ष देता है। भाग्य भाव के स्वामी का एकादश में बैठना, दशम स्थान के स्वामी का 12वें भाव से संपर्क करना, ये धन दायक योग बनेगा जो कई बार आपको थोड़ा दूर लेके जाएगा। एकादशवें भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना महाधनी योग, महालाभकारी योग। 12वें भाव के स्वामी का उच्च का होना आपके व्यय पर नियंत्रण और एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनाएगा। अब आइए अब कुछ और विशेष बातों से आपका परिचय करा देते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुंडली को समझते हैं। लग्न कुंडली के सूर्य मालिक हुए, केंद्र में स्थिर राशियों का निर्माण हुआ 2, 5, 8, 11। यहाँ पे भी स्थिर राशियों का ही निर्माण हो रहा है। इसका अर्थ होगा कि जो दाम्पत्य होगा वो स्थिरता को देने वाला होगा, जबकि कारोबार में गुरु का राहु और केतु के संपर्क में आना
लग्न में दशम भाव के स्वामी का बैठना कारोबार का दबाव दिखाएगा और जन्म कुंडली के मंगल का द्वितीय भाव में जाना मंगल की दशा में परिणाम की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ यहाँ जो बुध और शुक्र बैठे हैं वो एग्रेशन को कम करेंगे और इंतजार करने, पेशेंस लेवल को बढ़ाएंगे। समस्या को समझने में व्यक्ति ट्रिकी दिमाग लगाएगा और अपने धूर विरोधियों को भी धूल चटाने के लिए बिना क्रोध किए उसको उसकी स्थिति दिखा देगा। तो ये ग्रह ऐसे आपकी कुंडली में परिणाम कर रहे हैं। दिन वार मैंने बताया है, शुक्रवार और रविवार का दिन बहुत अच्छा होगा, मंगलवार और गुरुवार भी ठीक है। रंग आपके लिए गेरुआ, पीला, सफ़ेद और चांदी का रंग, मतलब क्रीम कलर भी ठीक है। राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं वो मेष और धनु की हैं। साथ ही साथ अगर शत्रुता की बात करें तो तुला, कुंभ और मिथुन वालों से कभी शत्रुता न करें। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो है उत्तर दिशा। साथ ही साथ इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब कुंडली अच्छी बनी है, जन्म कुंडली का केंद्र भरा हुआ है। अच्छा ये होता कि और भी ज़्यादा ये ग्रह थोड़े इधर उधर छटक जाते तो अच्छा होता, पर फिर भी दशम स्थान में बहुत सारे ग्रहों का बैठना कुंडली को एक अच्छा नेचर देता है। इतनी सारी बातें हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नक्षत्र वगैरह में दान आवश्यक रूप से करिएगा जो मैंने बताया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।